हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स माध्यम में। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो आज हम 8 दिसंबर की सेकेंड शिफ्ट को सॉल्व करेंगे। मुझे बीच की कुछ शिफ्टें मिल नहीं पाई हैं, उनके क्वेश्चन अगर किसी के भी पास हों तो मुझे सेंड कर दीजिएगा, क्योंकि मेरे पास पीडीएफ थी बट वो पीडीएफ मिल ना रही है। तो अगर किसी के पास हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 के प्रीवियस ईयर पेपर तो वो मुझे टेलीग्राम पे सेंड कर सकता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना सेशन क्वेश्चनों के साथ। तो पहला क्वेश्चन ये रहा कि व्हाट इज़ द लीस्ट नंबर ऑफ मार्बल्स दैट रोहित विल हैव इफ़ ही कैन अरेंज देम इन रोज ऑफ 9, 10 एंड 15 मार्बल्स एंड द नंबर इज आल्सो अ परफेक्ट स्क्वायर। रोहित के पास पत्थरों की सबसे कम संख्या क्या होगी यदि वह उन्हें 9, 10 और 15 पत्थरों की पंक्तियों में व्यवस्थित कर सके और संख्या भी एक पूर्ण वर्ग है। तो हम पहले देखो 9, 10, 15 का एलसीएम लेते हैं, ये कितना आ जाएगा 90। तो अब हमें 90 से ऐसी संख्या देखनी है जो पूर्ण वर्ग हो और उससे विभाजित हो, ठीक है। तो हम 90 से देखेंगे तो एक ही ऑप्शन कटेगा, यानी डी 900, वो पूर्ण वर्ग भी है और 90 से कट भी रहा है, ठीक है। तो यही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा है कि व्हाट इज़ द लेंथ इन सेंटीमीटर ऑफ द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया इन 5 टाइम्स द एरिया ऑफ अनदर स्क्वायर हुज डायगोनल इज 4√2 सेंटीमीटर। एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या है जिसका क्षेत्रफल 4√2 सेंटीमीटर के विकर्ण वाले दूसरे वर्ग के क्षेत्रफल का 5 गुना है, ठीक है। एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या है जिसका क्षेत्रफल 4√2 सेंटीमीटर के विकर्ण वाले दूसरे वर्ग के क्षेत्रफल का। भाई हमें पता है जो वर्ग का विकर्ण होता है वो होता है a√2। a√2 की वैल्यू हमें दे रखी है 4√2, ठीक। काटेंगे तो a बराबर निकल के आ जाएगा 4। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर होता है ना, तो भुजा का स्क्वायर कर देंगे यानी 16, ठीक है। फिर बोला गया था कि एक जो दूसरे वर्ग के क्षेत्रफल का 5 गुना है, तो इसका 5 गुना हम कर देंगे 16 पंचे 80, है ना। इसका 5 गुना कर देंगे तो दूसरा वाला वर्ग के क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। ये आ गया तुम्हारा 16 पंचे 80। तो दूसरे वाले वर्ग का हमें जो है विकर्ण बताना है, नहीं डायगोनल बताना है। तो हमको पता है ए स्क्वायर बराबर अगर 80 होता है तो ए बराबर निकल के आ जाएगा हमारा कितना 4√5, ठीक, ये आ जाएगा। तो हमें पता है विकर्ण जो होता है वो a√2 होता है। ए की वैल्यू हमारे पास है 4√5, तो 4√5 इंटू √2 करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 4√10, ठीक है। ये जो अपॉन में ऐसे दे रखा है ना, इसका मतलब यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। 4√10 4√5 अपॉन को अब रूट पढ़ना है, ठीक है, ऑप्शन में। यही आंसर हो जाएगा 4√10 इसका, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए पर्सन इन्वेस्टेड अ सम ऑफ आरियस 50,000 partly at 15% per annum and the rest at 18% per annum on simple interest. At the end of 2 years, the total interest received was Rs 16,800. The ratio of a sum at 15% per annum to 18% per annum is। एक व्यक्ति 50,000 रुपये की राशि को आंशिक रूप से 15% प्रतिवर्ष की दर से और शेष राशि को 18% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया। 2 वर्ष के अंत में प्राप्त कुल ब्याज 16,800 रुपये था। तो 15% प्रतिवर्ष की दर से योग का 18% प्रतिवर्ष की दर से अनुपात क्या है, ठीक है। हम निकाल लेते हैं भाई टोटल तुम्हारी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी निकलेगी। 16,800 रुपये ब्याज मिल रहा है टोटल, तो 16,800 अपॉन 50,000, क्योंकि टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं कितनी मिली है, ठीक है, अपॉन 100 इंटू 100, ठीक है। तो 16,800 इससे तुम्हारा कितना 2 जीरो ये कट जाएंगे, तुम्हारे ये 2 जीरो कट जाएंगे और इससे तुम्हारे 2 जीरो कट जाएंगे। 168 को जब हम भाग करेंगे 5 से तो हमारा निकल के आ जाएगा 33.6, ठीक, 33.6 निकल गया। 2 वर्ष के लिए बोला गया था तो 15 दूना 30% ये हो जाएगा, 18 दूना 36 ये हो जाएगा और टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट किसने निकली है 33.6, ठीक है। तो 30 में से हम 33.6 को घटाएंगे, 33.6 में से 30 घटाएंगे, इनका अंतर करेंगे तो ये आ जाएगा 3.6 और 36 में से 36
में से हम 33.6 घटाएंगे तो आ जाएगा 2.4। ठीक है, अब इसको हम काट देंगे तो ये हमारा 2:3 निकल के आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भाई इसमें रेशियो दे नहीं रखा, 2:3, 4, 3:2, 23, 32, 41, 14 दे रखा, तो इसका मतलब रेशियो में दे रखा 2:3। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ 3 डिजिट नंबर्स इन व्हिच ऑल द 3 डिजिट्स आर सेम। 3 अंकों वाली ऐसी संख्याओं का औसत कितना होगा जिसमें सभी तीनों अंक समान हों। तो हमें पता है जो सभी तीनों अंक समान होंगे वो होंगे 111, 3 अंकों का 222, 333, ठीक, डॉट 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 999 तक का। ठीक है, इतने नंबर होंगे। तो ये जो संख्याएं होती हैं ये एपी में सीरीज चलती हैं, और एपी में अगर सीरीज चल रही हो तो उनका जो एवरेज होता है वो होता है फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2। ठीक है, 111 प्लस 999 जब हम जोड़ेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 1110 अपॉन 2 करेंगे तो हमारा 555 टोटल एवरेज निकल के आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि ऑन अ रेनी डे देयर इज़ 4 सेंटीमीटर ऑफ रेन, द वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉलिंग ऑन 1.5 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड इज। बरसात के दिनों में 4 सेंटीमीटर वर्षा होती है, 1.5 हेक्टेयर भूमि पर गिरने वाली पानी का आयतन क्या है। देखो जो सतह का क्षेत्रफल होता है, ठीक, सतह का क्षेत्रफल, जो आयतन निकालेंगे तो होता है सतह का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सतह, एरिया ऑफ ठीक इनटू एच करेंगे। ठीक है, तो हमें पता है 1.5 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर में कितने होते हैं, 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 वर्ग मीटर। ठीक है, 10,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। तो हमको पता है 1.5 इंटू 10,000 और 4 सेंटीमीटर का मतलब हुआ 1 सेंटीमीटर में 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 4/100 कर देंगे इसको। तो काटेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 150। ठीक है, 150 इंटू 4 करेंगे तुम्हारा निकल के आ जाएगा 600, बस यही आयतन हो जाएगा इसका। ठीक है, तो 1.5 इंटू, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा है कि ए डीलर सेल्स एन आर्टिकल एट अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन इट्स मार्क price and gains 24%. If the cost price of the article is increased by 10%, then what discount percentage should he now give on the same market price so as to earn the same percentage of profit as before? एक डीलर एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर बेचता है और 24% का लाभ प्राप्त करता है। यदि वस्तु के लागत मूल्य में 10% की वृद्धि की जाती है तो उसे उसी बाजार मूल्य पर अब कितना छूट प्रतिशत देना चाहिए ताकि पहले की तरह लाभ का समान प्रतिशत अर्जित किया जा सके। देखो एमपी और सीपी का जो रेशियो बनता है वो होता है एमपी देन सीपी, जितना भी लाभ होगा वो एमपी में जोड़ देंगे, यानी 100 प्लस ये हो जाएगा 124, और जितनी डिस्काउंट दी जाएगी और सीपी में घटा देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगी 100 माइनस 20 यानी 80। अब बोला गया था कि अगर लागत मूल्य में 10% की वृद्धि की जाती है तो 80 में हम इसका 10% निकालेंगे, क्योंकि इसको 10% बढ़ाया जा रहा है सीपी को। तो 80 गुणे 110 भागे 100, ये निकल के आ जाएगा तुम्हारा 88। अब बोला गया था क्वेश्चन में कि उसे उसी बाजार मूल्य पर 10% की 24% का लाभ प्राप्त करता है। यदि वस्तु के लागत मूल्य में 10% की वृद्धि की जाती है तो उसी बाजार मूल्य पर अब कितना छूट प्रतिशत देना चाहिए ताकि पहले की तरह का लाभ समान प्रतिशत अर्जित किया जा सके। अगर पहले 24% का लाभ हो रहा था, अब भी 24% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने पर बेचा जाना, तो इसका हम फिर से 124% निकालेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 109.12।
अब कितनी छूट दी जाए पहले पर। तो भाई 124 रुपये अंकित था, तो 124 माइनस 109 जब 12 करेंगे तो इसका अंतर निकल के आ जाएगा 14.88। ठीक, 14.88 की छूट दी जाए, ठीक है, उतने पर 124 पर इंटू 100। तो भाग करते हैं हम 124, जब इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 0.12 और इसकी गुणा 100 से करेंगे तो 12% हमारा निकल के आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि द डिफरेंस बिटवीन अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द पोजीशन ऑफ इट्स डिजिट्स is 45. What is the difference between the two digits of that number and how many numbers are possible? एक दो अंकों की संख्या और उसके अंक की स्थिति को आपस में बदलने से प्राप्त संख्या के बीच का अंतर 45 है। उस संख्या के दो अंकों के बीच का अंतर क्या और कितनी संख्याएं संभव हैं। तो हमें पता है जब किसी दो अंकी संख्याओं का अंतर जो होता है वो हमेशा किससे डिवाइड होता है, वो 9 से डिवाइड होता है। तो 45 को हम 9 से भाग कर देंगे तो ये निकल के आ जाएगा 5। ठीक, तो हमें ऐसी संख्या निकालनी है जो इनका अंतर 5 हो। ठीक है, कितने पेयर संभव होंगे। तो पहली बात तो भाई इनका अंतर तो दो अंकों के बीच का अंतर कितना है, 5 आएगा। तो पहले में भी देख लो किस में, पहले ऑप्शन में 5 है पहले में, तो 5 इसमें है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बट हमें पेयर भी बताने हैं, तो पेयर कैसे निकालेंगे। देखो पहले एक पेयर तुम्हारा हो जाएगा 9 - 4, ठीक, इसका अंतर 5 आएगा। दूसरा हो जाएगा 8 - 3, इसका अंतर तुम्हारा 5 आ जाएगा। और तीसरा हो जाएगा तुम्हारा 7 - 2, इसका अंतर तुम्हारा 5 आएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा तुम्हारा 6 - 1, इसका भी अंतर तुम्हारा 5 आएगा। जीरो को काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारे 4 पेयर संभव होंगे, 5 और 4, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि ए स्टूडेंट बॉट अ बॉक्स ऑफ पेन्स एट द रेट ऑफ 8 पेन्स फॉर RS24 एंड सोल्ड देम ऑल एट द रेट ऑफ 9 पेन्स फॉर RS45. इन दिस ट्रांजेक्शन ही गेंड RS240. हाउ मैनी पेन्स वर देयर इन द बॉक्स। एक छात्र ने कलमों का एक डिब्बा 8 कलमों की दर से 24 रुपये में ख़रीदा और उन सभी को 9 कलमों की दर से 45 रुपये में बेच दिया। इस सौदे में उसे 240 रुपये का फ़ायदा हुआ। बॉक्स में कितने पेन थे। ठीक है, तो पहले तो हम क्या करेंगे, कलमों की संख्या को बराबर कर लेते हैं। तो हमारे 8 कलम और 9, इसका एलसीएम होगा 72। तो हमारे पास कितने टोटल कलम होंगे, 72। ठीक, तो अब क्या करेंगे, ये 9 ये 8, इस 9 की गुणा हम करेंगे 24 में और इस 8 की गुणा करेंगे हम 45 में। ये तुम्हारा ये हो जाएगा तुम्हारा CP। ऐसे नहीं करते हम, मैं फिर से बताता हूँ एक बार आपको, ऐसे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक, ये हो जाएगा तुम्हारा कीमत, ये हो जाएंगे तुम्हारे कलम। कीमत तुम्हारी कितनी है, 24 पर 8 कलम खरीदे जा रहे हैं और 45 में 9 कलम खरीदे जा रहे हैं। इन दोनों को हम बराबर करेंगे, कितना आ जाएगा, 72। ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा तुम्हारा 8। इस 9 की गुणा 24 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 × 9, 216 तुम्हारा CP बनेगा ये। और 8 की गुणा 45 से करेंगे, 45 × 8, तो ये आ जाएगा तुम्हारा कितना, 360। ये आ जाएगा तुम्हारा SP। ठीक है, इन दोनों का अंतर जब करेंगे 216 और 360 का, तो 144 रुपये। देखो यहाँ पे 144 का लाभ हो रहा है। ठीक है, 144 यूनिट की वैल्यू हमें दे रखी है 240। ठीक, 1 यूनिट की वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी कितनी, 240 भागे 144, 1.66। तो हम सीधे ऐसे करते हैं, हमसे पूछा क्या गया था, कितने कलम बेचे गए। तो भाई 144 का लाभ हो रहा है 240 पे, 240 रुपये, 144 यूनिट की वैल्यू दे रखी है ना, तो 240 भागे
144। कितने कलम है टोटल? 72। 72 रुपये, 72 कलमों का मूल्य पूछा है, तो 72 दूना 144 और ये कट जाएगा 120, यानी वो 120 कलम बेचेगा। मतलब उसके पास बॉक्स में 120 पेन थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि ए पैसेंजर ट्रेन विदाउट स्टॉपेज runs at an average speed of 75 किलोमीटर पर आवर एंड विद stoppages at an average speed of 60 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज़ द टोटल स्टॉपेज टाइम इन आवर्स टेकन बाय द ट्रेन ऑन ए रूट ऑफ लेंथ 600 किलोमीटर। बिना स्टॉपेज वाली एक यात्री ट्रेन 75 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से चलती है और स्टॉपेज के साथ 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से चलती है। 600 किलोमीटर लंबाई के मार्ग पर ट्रेन द्वारा लिया गया स्टॉपेज पर कुल समय कितना होगा? देखो, हम बिना स्टॉपेज के चलते हैं 600 किलोमीटर की दूरी, तो कितना टाइम लगता है? 600 अपॉन 75 यानी 8 घंटे लगते हैं। अगर स्टॉपेज के साथ चलते हैं 600 किलोमीटर की दूरी तो 60 की स्पीड से चलते हैं, तो कितना टाइम लगा? 10 घंटे। इन दोनों का अंतर 2। बस यही पूछा था, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि द मंथली इनकम ऑफ ए, बी एंड सी टुगेदर इज आरिया 69,000। ए स्पेंड 70% ऑफ हिज इनकम and we spent 80% of his income and she spent 92% of his income. If their monthly savings are in the ratio 15 ratio 11 ratio 10 respectively, then the monthly savings of B is in ए, बी और सी की एक साथ मासिक आय 69,000 रुपये है। ए अपनी आय का 70% खर्च करता है, बी अपनी आय का 80% खर्च करता है और सी अपनी आय का 92% खर्च करता है। यदि उनकी मासिक बचत क्रमशः 15:11:10 के अनुपात में है तो बी की मासिक बचत कितनी होगी? तो हम क्या करते हैं, देखो इनकम क्या होगी? ए बी सी की हमको पता है, ए बी सी डी, ए बी सी का है ना। तो हमसे बोला गया था भाई ए जो है अपनी मासिक खर्च का 70% खर्च करता है, ठीक है। तो भाई 15 पर बचाता कितना? 15 रेशियो में बचाता है और यहाँ पे कितना बचाता है? 30% बचाता है, ठीक है। फिर देन ये बनेगा तुम्हारा बी अपनी आय का 80% खर्च करता है तो 20% बचाता होगा, तो यहाँ पे उसका रेशियो दे रखा 11/20% कर देंगे, ठीक। फिर सी भी अपनी आय का 92% बचाता है और यहाँ पे रेशियो कितना दे रखा है? 10/8। ये तुम्हारा इनकम का रेशियो निकल के आएगा यहाँ से, ठीक है। परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा तुम्हारा और ये आ जाएगा 1/2। ये निकल के आ जाएगा तुम्हारा 2 पंची 10, 2 चौके 8, ठीक। इतना समझ गए? तो ये बनेगा तुम्हारा 1/2 11/20 और ये हो जाएगा तुम्हारा 5/4। अब 2 से काटेंगे, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा तुम्हारा 10, ये आ जाएगा तुम्हारा 2। अब हम 2 और 10 का एलसीएम ले लेंगे, 10 आ जाएगा तो यहाँ पर भी 10 की गुणा कर देंगे, यहाँ पर भी 10 की गुणा कर देंगे और यहाँ पर भी 10 की गुणा कर देंगे। तो यहाँ से 10 की गुणा 1 में करेंगे तो 10 आ जाएगा और यहाँ पे 10 से 10 कट जाएगा तो यहाँ से 11 आ जाएगा और 2 पंची 10 ये कट जाएगा, 2 पंची 10 तो ये आ जाएगा तुम्हारा 5/25, ठीक है। ये तुम्हारा निकल के आ जाएगा इनकम का रेशियो। तो 10, 11 कितना? 21, 21, 25, 46। 46 यूनिट की वैल्यू हमको दे रखी है कितनी? 69,000। 69,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी 69,000/46। तो हमारी निकल के आ जाएगी 1 यूनिट की वैल्यू हमारी 1500। हमसे पूछा क्या गया था? हमसे पूछा गया है कि बी की मासिक बचत क्या होगी। तो बी की आय निकाल लेते हैं, 11 गुणे 1500 है ना, 1500 गुणे 11 यानी 16,500। 16,500 बी की आय निकल के आ गई। तो 16,500 में बी अपना जो है बचाता कितना है भाई? 80% खर्च करता था तो 20% बचाता है, तो इसका 20% निकाल देंगे। तो 16,500, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, 165 गुणे 20 करेंगे तो 3300 रुपये बी की मासिक बचत निकल के आ जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा है कि ए सम ऑफ 24,000 वाज इन्वेस्टेड इन स्कीम ए एट 8% per annum simple interest for 2 years. An amount of 24,000 was invested in scheme B at 5% per annum compounded annually for 2 years. What will be the ratio of interest between A and B? योजना ए में 24,000 की धनराशि 8% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेश की गई। योजना बी में 24,000 की धनराशि 5% प्रतिवर्ष वार्षिक चक्रवृद्धि की दर से 2 वर्ष के लिए निवेश की गई। ए और बी के बीच ब्याज का अनुपात क्या होगा? ये क्वेश्चन आप सबके लिए HW में रहेगा, क्योंकि मैं इसको बता देता हूँ भाई। 8 दूनी 16%। देखो अमाउंट तुम्हारा, प्रिंसिपल तुम्हारा बराबर है दोनों उसमें, तो हम यहाँ से केवल रेट ऑफ इंटरेस्ट का टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल के रेशियो में कर देंगे, उनका ब्याज निकल के आ जाएगा, ब्याज का रेशियो 8 दूनी 16 हो जाएगा और 5 + 5 गुणे 5/10 करेंगे तो 2 वर्ष के लिए CI 5% की दर से 10.25 हो जाएगी। 16% रेशियो 10.25 काटा पीटी करोगे 41:64 समथिंग ऐसे ही आएगा। तो आप लोग देख लेना, यही ऑप्शन होगा, ठीक है। तो इसको आप SW में आंसर करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि एन ऑफिसर अंडर टेक्स टू कंप्लीट अ वर्क इन 300 डेज। ही एम्प्लॉयज 300 men for 60 days and they complete half the work. Then he reduces the number to 200 people who work for 120 days followed by 20 days off. How many people should be employed to finish the work for the remaining period? एक अधिकारी एक कार्य को 300 दिनों में पूरा करने का वचन देता है। वह 60 दिनों के लिए 300 लोगों को रोजगार देता है और वे आधे काम को पूरा करते हैं। फिर वह उन 120 लोगों की संख्या कम कर देता है जिन्होंने 120 दिनों तक फिर वह उन 200 लोगों की संख्या कम कर देता है जिन्होंने 120 दिनों तक काम किया, जिसके बाद 20 दिनों की छुट्टी है। शेष अवधि के लिए काम खत्म करने के लिए कितने लोगों को नियोजित किया जाता है? देखो 60 दिनों के लिए 300 लोगों को रोजगार दिया जाता है, तो कितना हुआ? 60 गुणे 300 बराबर कितना वर्क हुआ? 18,000। ये टोटल का कितना? 50% है, ठीक है। वे आधे काम को पूरा करते हैं, तो पूरा काम कितना हो जाएगा? इसका 2 गुना कर देंगे, 50% है तो ये आ जाएगा टोटल काम तुम्हारा 36,000। इतना समझ गए? अब बोला गया कि फिर वह उन 200 लोगों की संख्या कम कर देता जिन्होंने 120 दिनों तक काम किया। तो 120 दिनों तक उन्होंने 100 लोगों ने काम किया होगा। 100 गुणे 120 तो कितना हो गया? 12,000, ठीक। टोटल काम कंप्लीट कितना हुआ? 18,000 प्लस 12,000 30,000। अब हमारे पास शेष काम कितना बचा? शेष 36,000 में से हम घटा देंगे, शेष कितना बचेगा तुम्हारा? 6,000, ठीक। टोटल डेज कितने हो गए? 60 डेज और 120 डेज, यानी 180 डेज हो गए। 180 और 20 दिन छुट्टी हुई, तो 180 प्लस 20 तुम्हारा कितना हो गया? 200 दिन हो गए। अब 300 दिन में तुमको पूरा काम पूरा करना है, तो कितने दिन बचे? 100 दिन बचे। इन 100 दिनों में 6,000 काम को पूरा करने के लिए आवश्यक लोगों की संख्या पूछी गई है, तो 00 से डबल यानी 60 लोगों की हमें ज़रूरत होगी काम को ख़त्म करने के लिए। समझ गए? यही आंसर हो जाएगा। तो गाइस, क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और होमवर्क में जो क्वेश्चन दिया है मैंने, बस 1 या 2 लोग आंसर करते हैं। मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि सारे जितने लोग भी वीडियो देखते हैं, सारे के सारे लोग कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर करें। मिलते हैं कल इसी टाइम पे। बाय बाय, टेक केयर।